हेलो बच्चों, और क्या हाल है। सो वेलकम टू माय चैनल प्राइम एकेडमी दिल्ली। तो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा 12th वॉल्यूम 1 पार्टनरशिप का फर्स्ट चैप्टर फंडामेंटल्स। ना जो आपको मालूम होगा, आपके स्कूलों में आपको बता दिया होगा कि आपका जो वॉल्यूम 1 है पार्टनरशिप, ये 36 मार्क्स की है। तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बुक है क्योंकि मैक्सिमम वेटेज इसी बुक की है। तो जिसका पहला चैप्टर आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फंडामेंटल्स, ये हमारा पार्टनरशिप का बेस है, यानी पूरी पार्टनरशिप इसके ऊपर डिपेंड है। तो इसलिए बच्चों, हम कोशिश करेंगे इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़े, कंसेप्चुअली अपने लॉजिक्स को, अपने कंसेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करें, ताकि आगे जाके हमारे आगे के जितने भी चैप्टर्स हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, उसमें हमारे को उसमें हेल्प मिल जाए। तो बेसिकली बेटा, ये जो चैप्टर है फंडामेंटल्स, जैसे आप देखेंगे मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है, ये ऑन एन एवरेज बोर्ड्स में 6 to 8 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से आता है, पेपर आता है बेसिकली, जिसमें से 2 या 3 तो आपके एमसीक्यूज हो गए और बाकी 3 नंबर में या 4 नंबर में छोटा क्वेश्चन आ सकता है। तो जैसा कि मैंने आपको बोला कि चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कोशिश करेंगे बेटा कि अपने लॉजिक्स और अपने कंसेप्ट्स को शुरू से ही स्ट्रॉन्ग बनाकर रखें, बिकॉज ऑल यू नो इज दैट अकाउंट्स इज ऑल अबाउट बेसिक्स एंड कंसेप्ट्स। लॉजिक्स के ऊपर चलता है, रट्टाबाजी जो हमारे अकाउंट्स में नहीं चलती, वो आप सबको अच्छे से मालूम है। तो बेटा, इस चैप्टर के अंदर फंडामेंटल्स में थोड़ी बहुत इनिशियली थ्योरी भी है जो मैं पढ़नी बहुत जरूरी है, क्योंकि उस थ्योरेटिकल पोर्शन से आपको एमसीक्यूज भी आ सकते हैं, आपके प्रैक्टिकल्स में भी यूज हो सकता है। तो ये आपका जो चैप्टर है फंडामेंटल्स, ये टोटली पार्टनरशिप के ऊपर बेस्ड है कि पार्टनरशिप क्या होती है, पार्टनरशिप डीड क्या होती है, क्यों बनाई जाती है, पार्टनर्स के राइट्स क्या हैं, डीड के अंदर क्या क्या लिखना चाहिए, वो सारी चीजें आप इसमें पढ़ते हैं। अब जैसे कि 11th के बिजनेस स्टडीज में आपने पढ़ा होगा कि पार्टनरशिप क्या है, सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होती है, कंपनी क्या होती है। तो 12th में हम लोग अपना बेसिकली पार्टनरशिप और कंपनी, इन दोनों को पढ़ने जा रहे हैं। तो बेटा, सबसे पहले आज हम ये पढ़ेंगे कि पार्टनरशिप होती क्या है, व्हाट इज पार्टनरशिप, इसकी डेफिनेशन क्या है, किसने ये डेफिनेशन दी है। तो पार्टनरशिप बेसिकली आप सबको पता है कि जब 2 या 2 से ज्यादा लोग, यानी मिनिमम 2, मैक्सिमम देखते हैं भी कितने, कि आप मिलकर एक कॉमन बिजनेस को करते हैं और उसके प्रॉफिट और लॉसेस को शेयर करते हैं, तो वो हमारी पार्टनरशिप होती है। अब अगर आप टेक्निकल डेफिनेशन पे आते हैं, तो पार्टनरशिप को डिफाइन किया जाता है दैट एज पर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4, साफ लिखा हो बेटा बोर्ड पे, आप देखेंगे ध्यान से, आराम से आप बाद में कॉपी कर सकते हैं, दैट एज पर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4, पार्टनरशिप मीन्स अ रिलेशन बिटवीन 2 or more than 2 persons who have decided to share the profits and losses of a business where all of them are acting and any one of them is acting for all. तो this is the exact definition of partnership, यानी हम बोल रहे हैं when 2 or more than 2 people, 2 या 2 से ज्यादा लोग, ज्यादा कितने अभी डिस्कस करते हैं उसको, when 2 or more than 2 people who have decided to share the profits and losses of a business, obviously business common होना चाहिए, तो उन्होंने डिसाइड करा कि जो भी प्रॉफिट लॉसेस होंगे हम एक पर्टिकुलर रेशियो में शेयर करेंगे, वेयर ऑल ऑफ देम आर एक्टिंग एंड एनी वन ऑफ देम इज एक्टिंग फॉर ऑल, तो इसको बोलते हैं बच्चों पार्टनरशिप। अब आप देखेंगे इसी डेफिनेशन से हम कम से कम 2 या 3 एमसीक्यूज बना सकते हैं। सबसे पहले तो आपका एमसीक्यू ये भी बन सकता है कि पार्टनरशिप की डेफिनेशन किसने दी है, तो आप याद रखेंगे, देखिए मैंने अंडरलाइन कर रखा है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4 ने दिया हुआ है। अब दूसरा एमसीक्यू हमने बोला 2 और मोर देन 2 पर्संस, तो भाई मिनिमम तो आपको 2 लोग चाहिए ही चाहिए, मैक्सिमम कितने होने चाहिए, तो भाई एक पार्टनरशिप के अंदर मैक्सिमम 50 पर्संस कैन बी देयर, नॉट मोर देन दैट, 51 भी नहीं, 52 भी नहीं, मैक्सिमम 50, मिनिमम 2। तो ये दूसरा एमसीक्यू आता है पेपर में बच्चों, बड़ा हॉट एमसीक्यू है, दैट हाउ मेनी मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्संस कैन बी देयर इन अ पार्टनरशिप। तो सिंपल सी बात है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्संस इन अ पार्टनरशिप कैन बी 50। ये वर्ड, ये नंबर याद रखेंगे 50। अब किसने बोला, पार्टनरशिप एक्ट ने नहीं बताया, इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 ने ये डिसाइड किया है कि मैक्सिमम एक पार्टनरशिप के अंदर 50 लोग होने चाहिए। अब क्वेश्चन कैसा आएगा, या तो सीधा सीधा आएगा, हाउ मेनी मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्संस कैन बी देयर इन अ पार्टनरशिप, ऑब्वियसली 50 ऑप्शन को करेक्ट करेंगे। इनडायरेक्ट भी तो आ सकता है, जैसे कैसे, दैट देयर इज अ पार्टनरशिप फर्म in which there are already 12 partners. आगे, how many maximum more number of partners they can admit. मेरी बात को ध्यान से सुनना है, मैंने क्या बोला, there is a partnership firm, there are already 12 partners in it, how many more maximum numbers of partners they can admit. अब बच्चों को दिमाग में रहता है, सर ने बोला था 50, तो भाई 50 लिमिट है, क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन ने बोला हाउ मेनी मोर मैक्सिमम नंबर्स,
तो 12 तो ऑलरेडी है, 50 की लिमिट है, तो मैक्सिमम कितना 38, दैट इज द करेक्ट आंसर। तो एमसीक्यू को पढ़ना है बच्चों आप लोगों ने। तो एक तो ये हो गया। तो हमने बोला व्हेन 2 और मोर देन 2 मतलब कम से कम 2 मिनिमम, मैक्सिमम कितने बेटा 50। अब आगे चलते हैं। पर्सन्स, देखो थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है कुछ जगहों पे। पर्सन्स की अगर हम बात करें तो इस पे भी एक क्वेश्चन आ सकता है दैट विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन्स आर नॉट अलाउड टू एंटर इनटू पार्टनरशिप। अब थोड़ी सी स्टोरीज की बात करते हैं। मान लेते हैं कि मैं अपने फ्रेंड के साथ एक पार्टनरशिप कर रहा हूं, तो हमारे को एक बंदा और चाहिए था। तो मेरे फ्रेंड ने बोला कि भाई ऐसा है यार, एक काम कर, मेरा एक दोस्त है बहुत पैसे वाला है, जितना मर्जी बोल उतना पैसा वो लगा देगा, जितनी मर्जी बोल कैपिटल लगा देगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि भाई साहब दिमाग से थोड़ा सा पैदल है। पैदल समझते हो बच्चों? पैदल का मतलब है कि कभी भी ऐसे डिसीजन ले लेता है, किसी को भी कुछ भी बोल देता है, अटरम शटरम लड़ाई कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो मैंने बोला भाई ऐसा दोस्त और ऐसा पार्टनर अपने को नहीं चाहिए, बिकॉज वो हमारे बिजनेस के लिए डेंजरस है। मैंने मना कर दिया। फिर मैंने अपने फ्रेंड को ऑप्शन दिया कि देख एक काम करता है, मेरा छोटा कजन ब्रदर है, 16-17 साल का है, लेकिन टेक सेवी है, सॉफ्टवेयर पे बड़े अच्छे से काम कर सकता है, तो जो हमारा बिजनेस है उसमें बड़ा हेल्पफुल होगा। तो मेरे फ्रेंड ने मना कर दिया कि भाई माइनर है, छोटा बच्चा है भाई, क्या वो डिसीजंस लेगा, पैसा वो लगाएगा नहीं, तो हमें उसको एंटर नहीं करना है। फिर हमने एक और ऑप्शन दिया कि भाई एक और लड़का है उसको एंटर कर लो, लेकिन प्रॉब्लम क्या है भाई, उसके पास 2, 4, 3, 4, 5, 6 केसेस चल रहे हैं, पुलिस के, इसके उसके। तो उसने कहा नहीं भाई ऐसा आदमी नहीं चाहिए। तो बच्चों जो 3 एग्जांपल्स मैंने आपको दिए, ये 3 वो पर्सन हैं जिनको इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ने कंप्लीटली बार कर रखा है कि आप इसे अपना पार्टनर नहीं बना सकते हैं। इस पे भी एमसीक्यू आता है, तो पहले पढ़ लेते हैं वो 3 पर्सन्स कौन है। ये राजी, द फॉलोइंग पर्सन्स आर नॉट अलाउड टू एंटर इनटू पार्टनरशिप। पहला, पर्सन हु इज ऑफ अनसाउंड माइंड, यानी वो आदमी जो अनसाउंड माइंड का है। अनसाउंड माइंड का मतलब जैसे मैंने एग्जांपल बताया कि भैया दिमागी हालत ठीक नहीं है उसकी, कभी भी किसी से लड़ लेगा, कुछ भी बोल देगा, तो ऐसा बंदा हमारे पार्टनरशिप के लिए रिस्की है, तो वो मना हो गया। दूसरा जो मैंने एग्जांपल दिया, छोटा कजन ब्रदर मेरा, भैया वो अनसाउंड, मतलब वो माइनर है, तो माइनर भी अलाउड नहीं है, लेकिन माइनर के लिए कुछ एक्सेप्शंस अभी बताता हूं। तीसरा जो मैंने बोला कि यार एक और फ्रेंड है, उसके ऊपर कुछ केसेस चल रहे हैं, तो उसको एंटर कर लेते हैं, तो उसने मना कर दिया, उसको बोलते हैं डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। तो ये 3 लोग ऐसे हैं जो आप कभी भी पार्टनरशिप के अंदर एंटर नहीं कर सकते हैं। एक्सेप्शन सिर्फ माइनर का है। माइनर कैन एंटर इनटू अ पार्टनरशिप विद ओनली 2 एक्सेप्शंस। पहला, वो सिर्फ प्रॉफिट्स को शेयर करेगा, लॉसेस बेयर नहीं करेगा। और दूसरा, जब तक सारे पार्टनर्स एग्री नहीं हो जाते हैं तो वो पार्टनरशिप में एंटर नहीं कर सकता है। इसके अलावा पहला और तीसरा तो बिल्कुल ही अलाउड नहीं है। तो ये भी एक एमसीक्यू होता है दैट अमंग ऑल 4 हु इज नॉट अलाउड टू एंटर इनटू पार्टनरशिप। हो सकता है इन तीनों में से कोई एक ऑप्शन हो, तो टिक करना है। तो ये एमसीक्यू इस तरीके से बनते हैं। तो हमारी डेफिनेशन कंप्लीट होगी बच्चों। 2 और मोर देन 2, मिनिमम 2, मैक्सिमम 50। पर्सन्स में बाकी सारे आएंगे, ये 3 नहीं आएंगे। Who have decided to share the profits and losses of a business where all of them are acting and any one of them is acting for all। इसका मतलब क्या है? All of them are acting का मतलब all are active partners। स्लीपिंग और एक्टिव पार्टनर आपने 11th में पढ़ा हुआ है, तो या तो सारे ही काम कर रहे हैं या फिर सब स्लीपिंग है और एक एक्टिव है। तो इस रिलेशनशिप को बच्चों हम लोग बोलते हैं पार्टनरशिप। तो ये तो हो गया हमारा पार्टनरशिप। अब आगे चलते हैं। अब भाई मान लेते हैं कि आपने किसी के साथ कोई पार्टनरशिप एंटर करी, तो आपको एक रिटन एग्रीमेंट, कोई कॉन्ट्रैक्ट, कुछ साइन करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है भाई? कल को अगर वो बंदा फ्रॉड कर गया तो आपके पास एक एविडेंस होना चाहिए, एक प्रूफ होना चाहिए, राइट और नॉट? ठीक है जी। तो बेटा उस एग्रीमेंट को, उस रिटन एग्रीमेंट को हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। ये भी आपने पढ़ा हुआ है 11th में बिजनेस स्टडीज के अंदर। अब पार्टनरशिप डीड क्या होती है, इस पे भी क्वेश्चन आता है एमसीक्यू। पहला क्वेश्चन, तो एक बच्चे ने बोला सर क्या पार्टनरशिप डीड जरूरी है रिटर्न हो? अगर मेरा फ्रेंड है, बड़ा क्लोज दोस्त है, मुझे इतने सालों से जानता है सर, हमारे बड़े पुराने रिलेशन है, हम एक दूसरे पे बहुत अच्छा ट्रस्ट करते हैं, तो क्या हम ओरली कर ले? तो डिसाइड कर लेते हैं भाई चल तू इतना पैसा लगा, मैं इतना पैसा लगाता हूं, जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा ज्यादा तू ले लियो, कम मैं ले लूंगा, या मैं ज्यादा ले लूंगा तू कम ले लियो। तो मैंने बोला भाई बिल्कुल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, आपका बहुत अच्छा दोस्त है, बहुत अच्छा ट्रस्ट फैक्टर है, लॉयल्टी फैक्टर है, टेंशन नहीं करो। लेकिन वो कहते हैं ना इंसान तो इंसान है, कल को अगर भाई वो धोखा देगा फिर तू क्या करेगा? है तेरे पास कोई प्रूफ, कोई एविडेंस? नहीं सर वहां तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसीलिए मैंने उसको क्या सजेशन दिया कि भाई एक काम कर, रिटर्न साइन कर ले, ज्यादा बेटर रहेगा, एविडेंस होगा। तो दिस इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन आता है बच्चों एमसीक्यू में, कैन अ पार्टनरशिप डीड बी? 4 ऑप्शंस,
oral, written, oral and written both, and none of these. तो करेक्ट आंसर इज ओरल एंड रिटन बोथ. हमारा पार्टनरशिप एक्ट साफ कहता है कि पार्टनरशिप डीड ओरल और रिटन दोनों हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम प्रेफर करेंगे कि आप रिटन ही साइन करिए, ओरली मत करिए, क्योंकि आपके पास एक प्रूफ और आपके पास एक एविडेंस होना चाहिए. राइट बच्चों. तो पार्टनरशिप डीड होती क्या है? इट इज बेसिकली एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स विच कैन बी बोथ. ये लिखा हुआ बच्चों, oral, sorry, which can be both oral and written. oral and written. तो ये भी एक एमसीक्यू आपको एग्जाम में आ सकता है कि क्या पार्टनरशिप डीड ओरल और रिटन दोनों होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए. अब पार्टनरशिप डीड में हम लोग लिखेंगे क्या? कंटेंट्स हमारे उसके अंदर बेसिकली क्या क्या चीजें हमें मेंशन्ड करनी है पार्टनरशिप डीड में. वैसे देयर आर ऑल अराउंड 22 to 24 और 20 कंटेंट्स होते हैं, लेकिन आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये 8 कंटेंट्स पढ़ने, ओनली 8 कंटेंट्स. कंटेंट नंबर 1, नेम एंड एड्रेस ऑफ द बिजनेस. आपका बिजनेस का नाम, आपका बिजनेस का पता, कहां कहां हेड ऑफिस है, कहां कहां पे ब्रांच ऑफिस है. दूसरा, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स. पार्टनर्स का नाम पता, आपको यह भी लिखना है कि कौन एक्टिव पार्टनर है और कौन स्लीपिंग पार्टनर है. तीसरा, बिजनेस में पैसा तो लगाओगे, बिना पैसा लगाए तो काम चलेगा नहीं, तो किस पार्टनर ने कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट किया वो भी आपको डीड के अंदर लिखना पड़ेगा. तो अमाउंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर. चौथा, 11th में आप सब लोगों ने सेपरेट लीगल एंटिटी प्रिंसिपल पढ़ा हुआ है. वो प्रिंसिपल क्या बोलता था? ओनर और बिजनेस दो अलग अलग एंटिटीज है. तो इस प्रिंसिपल के हिसाब से ओनर यानी पार्टनर्स ने जो पैसा अपने बिजनेस में लगाया उस कैपिटल के ऊपर आपको रिटर्न्स देगा. कौन देगा? आपकी पार्टनरशिप देगी, क्योंकि पार्टनरशिप अलग है और आप अलग हैं. तो उस रिटर्न को बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. तो उसका क्या रेट होगा? 5%, 10%, 15%, 20%, वो आपको डिसाइड करना है और डीड में लिखना है. नेक्स्ट, सेम प्रिंसिपल के बेसिस पे अगर किसी पार्टनर ने अपने पर्सनल यूज के लिए फर्म का पैसा विड्रॉ किया, जिसको आप बोलते हैं ड्रॉइंग्स, तो उस ड्रॉइंग्स के ऊपर उस पार्टनर को क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट फर्म को देना है वो भी डिसाइड करो. 5, 6, 8, 9, 10 और डीड में लिख दो. नेक्स्ट, आपके फर्म को पैसे की जरूरत पड़ती है तो बाहर से लोन लेने की बजाय एक पार्टनर आपको सजेशन देता है कि भाई साहब लोन मैं दे दूं फर्म को, क्यों बाहर से लोगे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, जो बाहर रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा होगा उसे 1 या 2% मुझे कम दे देना. ये भी अच्छा डिसीजन था. तो अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन दे, अब बच्चों लोन भी 2 तरह का है. अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन दे तो भी एक केस है, फर्म पार्टनर को लोन दे वो भी एक केस है. तो दोनों केसेस में जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट आप डिसाइड करेंगे वो आपने डीड में लिखना है. देखो लिखा हुआ जी, इंटरेस्ट और लोन, लोन गिवन बाय अ फर्म टू अ पार्टनर एंड लोन गिवन बाय अ पार्टनर टू अ फर्म, दोनों का रेट आपको लिखना पड़ेगा. लास्ट एंड द लीस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, व्हाट शुड बी योर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. फायदा और नुकसान किस रेशियो में बियर करेंगे. So these are the 8 major contents जो आपको डीड में लिखने ही लिखने हैं. इसके अलावा और भी बहुत सारे कंटेंट्स हैं कि पार्टनर्स के राइट्स क्या होने चाहिए, ड्यूटीज क्या होने चाहिए. जब कोई पार्टनर फर्म को छोड़कर जाएगा तो उसको नोटिस देना पड़ेगा. जब कोई पार्टनर एडमिट होगा तो सबकी एक्सेप्शन चाहिए, सबकी परमिशन चाहिए. एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम के लिए सिर्फ ये 8 कंटेंट्स ही इंपॉर्टेंट हैं. तो देखो यहां से भी हमने एक एमसीक्यू बना दिया बच्चों कि पार्टनरशिप डीड क्या होनी चाहिए, ओरल एंड रिटन बोथ. सो दिस इज व्हाट व्हिच इज कॉल्ड एज पार्टनरशिप डी. यहां तक क्लियर हो गया बच्चों? वेरी गुड. आगे चलते हैं. अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, जिसको हम बोलते हैं एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड. भाई साहब इस पे क्वेश्चंस पक्का आएगा, चाहे वो आपको थ्योरी आए, चाहे वो आपको प्रैक्टिकल में यूज हो, लेकिन इसके कंटेंट्स हमेशा यूज होते हैं. इसको बोलते हैं एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड. अब मैं आपको एक स्टोरी और कहानी बताकर समझाता हूं. मान लो मैं और मेरा पार्टनर है, हम दोनों ने आपस में बिजनेस किया, ठीक है जी. मैं और मेरा पार्टनर बहुत पुराने फ्रेंड्स हैं, हमने एक एग्रीमेंट साइन करा. अब प्रॉब्लम हुई क्या, हमने डिसाइड किया था कि अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन देगा तो फर्म उसे 8% पर एनम के हिसाब से या फिर मार्केट में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा होगा उससे 1% कम पे या 1.5% कम पे उसको इंटरेस्ट मिल जाएगा. ये हमने डिसाइड किया. लेकिन प्रॉब्लम कहां बच्चों, जब हमने डीड बनाई तो वो गलती से वो क्लॉज हम उस डीड में इनकॉर्पोरेट करना भूल गए, लिखना ही भूल गए. या आप ये कह लो कि हमने डीड ही नहीं बनाई, बस ऐसे काम करा और स्टार्ट कर दिया. अब
साल खत्म हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, वहां से नेट प्रॉफिट और नेट लॉस निकाला। तो जब उस फ्रेंड ने पढ़ा तो उसने देखा भाई इसमें इंटरेस्ट ऑन लोन क्यों नहीं है। मैंने फर्म को जो लोन दिया, मार्केट में 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है, तो तुमने कहा था कि 1 या 1.5% कम पे मुझे इंटरेस्ट मिलेगा, तो मान लो 8.5% है या 8% है, मिलना चाहिए। मैंने कहा यार हमने डीड में जब लिखा ही नहीं तो क्यों दूं। मेरे मन में कहने को एक तरह से चोर आ गया कि चलो ना खर्चा बच रहा है क्यों दें उसको। तो मेरे और मेरे पार्टनर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट आ सकता था। ऐसे ही मान लो वो पार्टनर जो मेरा फ्रेंड था, ही वाज अ स्लीपिंग पार्टनर, आई वाज एन एक्टिव पार्टनर, मैं काम कर रहा था बहुत सारा। तो मैंने इसको बोला था यार मैं सबसे ज्यादा काम कर रहा हूं, तो क्या मुझे प्रॉफिट्स के अलावा कुछ एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन की फॉर्म में कुछ मिल सकता है, कोई सैलरी कमीशन वगैरह। तो उसने कहा हाँ यार एक काम कर, तो हर महीने 30,000 रुपए की सैलरी भी फॉर्म से विड्रॉ कर लियो, तेरी हो गई। वही बात बोला तो था पर डीड में लिखा नहीं, या मान लो डीड ही नहीं हमारी, तो क्या करें। तो एंड में उसने भी मुझे मना कर दिया। तो बच्चों ऐसे कुछ क्लॉजेस होते हैं या ऐसी कुछ कंडीशंस होती है जहां पर पार्टनर्स के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट या लड़ाई हो सकती है। तो हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि भाइयों लड़ने की जरूरत नहीं है भाई, प्यार मोहब्बत से काम करो। एक काम करो, मैं आपको कुछ रूल्स बताता हूं, कुछ कंडीशंस बताता हूं, उन कंडीशंस को फॉलो कर लेना, लड़ाई होगी ही नहीं, राइट। तो उसे ये क्लॉज है एब्सेंस ऑफ डीड। आप एब्सेंस ऑफ डीड कह सकते हो या दैट क्लॉज इज एब्सेंट इन द डीड, दोनों के लिए है। तो रूल क्या है बच्चों, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या कहता है कि अगर आपने अपनी पार्टनरशिप डीड के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट नहीं लिखा है, लिखना भूल गए या डीड है ही नहीं, तो किसी पार्टनर को कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, पहला। दूसरा फिर बोल रहा हूं बच्चों, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान से सुन लेना और दिमाग में हमेशा फिट करना। दूसरा, अगर किसी पार्टनर ने फर्म का पैसा पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करा और आप इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का रेट डीड में लिखना भूल गए, या मान लो डीड बनाई ही नहीं, तो नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, किसी भी पार्टनर को कुछ भी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पे करने की जरूरत नहीं है। तीसरा, अगर ये डिसाइड नहीं किया कि पार्टनर को कोई सैलरी या रेम्युनरेशन मिलेगी, या डिसाइड किया पर डीड में लिखा नहीं या डीड बनाई नहीं, तो किसी पार्टनर को कोई भी रेम्युनरेशन, कोई भी सैलरी, कुछ नहीं मिलेगा, खत्म। नेक्स्ट, सबसे इंपॉर्टेंट भाई, ये देखिए जी मैंने इंपॉर्टेंट लिख रखा है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या है बच्चों, इंपॉर्टेंट कहने का मतलब ये हुआ कि अब आते हैं हम लोन के ऊपर, कि अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया या फर्म ने पार्टनर को लोन दिया, वाइस वर्सा, और उसका इंटरेस्ट डीड में नहीं लिखा हुआ है, तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से सुन लो, मैंने क्या बोला, इंटरेस्ट का रेट डीड में नहीं लिखा हुआ है या डीड बनाई नहीं है, तो क्या करना है, दोनों के लिए समझा देता हूं। पहला, लोन गिवन बाय अ फर्म, अगर फर्म पार्टनर को लोन दे और डीड में रेट नहीं लिखा हुआ है या आप डीड बनाना भूल गए, तो फर्म को कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, नुकसान हो गया जी फर्म को, नो इंटरेस्ट विल बी अलाउड, ठीक है। दूसरा, अब बच्चे कहते हैं सर अगर पार्टनर फर्म को लोन दे फिर क्या करेंगे, कोई टेंशन नहीं, पार्टनर को नुकसान नहीं होगा, मिलेगा उसे इंटरेस्ट, लेकिन जो वो मांग रहा है वो नहीं मिलेगा। कितना मिलेगा बच्चों, इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम विल बी अलाउड। आई एम अगेन रिपीटिंग, इफ देयर इज नो डीड और देयर इज अ डीड बट इंटरेस्ट ऑन लोन का क्लॉज डालना भूल गए हो, तो फर्म ने अगर पार्टनर को लोन दिया है तो कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा फर्म को। पार्टनर अगर फर्म को लोन देता है तो उसे फ्लैट 6% मिलेगा। वो कहेगी मुझे तो 8 चाहिए, मुझे तो 10 चाहिए, मुझे तो 9 चाहिए, नहीं भाई, अगर डीड में लिखा है तो मिल जाएगा, डीड नहीं है तो फ्लैट 6% ले, लेना है तो ले, नहीं तो ये भी मत ले, तेरी मर्जी है बच्चों। नेक्स्ट, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में अगर कुछ नहीं लिखा हुआ, इक्वल, उसने ज्यादा पैसा लगाया या मैंने ज्यादा पैसा लगाया, या मैंने कम लगाया हो या उसने ज्यादा लगाया हो, डजंट मैटर्स, पीएसआर बराबर है, प्रॉफिट और लॉस बराबर बटेगा। ये 5 तो मेन है। छठा, एक सिर्फ याद करने के लिए कर लो कि जब भी कोई नया पार्टनर फर्म में एडमिट होगा तो वो सब पार्टनर्स की रजामंदी से होगा, अगर एक पार्टनर भी मना कर दे तो वो नया पार्टनर एंटर नहीं कर सकता है। सो दीज आर द 6 क्लॉजेस इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। क्लियर हो गया बच्चों, सिंपल याद रखो, नो आईओसी, नो आईओडी, नो रेम्युनरेशन, इंटरेस्ट ऑन लोन फर्म पार्टनर को दे तो नो इंटरेस्ट, पार्टनर फर्म को दे तो 6%, पीएसआर इक्वल, और नया पार्टनर एडमिट होगा सारे पार्टनर्स एग्री करेंगे तो। अब इस पे क्वेश्चन कैसे आता है, मैंने एक छोटा सा एमसीक्यू, एक जस्ट फॉर योर नॉलेज की कैसा पेपर आ सकता है पेपर में, वैसा बनाया हुआ है। एबीसी आर पार्टनर्स,
देयर इज नो डीड, साफ लिख दिया है नो डीड। बी गेव अ लोन ऑफ 5 लाख टू द फर्म ऑन 1 अक्टूबर 2024। बी ने फर्म को लोन दिया है, बी कौन है? पार्टनर। पार्टनर दे रहा है फर्म को लोन कितने का? 5 लाख का। कब दे रहा है? 1 अक्टूबर 2024 को। व्हाट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट और नो इंटरेस्ट विल बी अलाउड टू द फर्म बी फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 25। दोनों ऑप्शन डाले मैंने। अगर इंटरेस्ट मिलेगा तो कितना, और अगर नहीं मिलेगा किसको? बी को। साल खत्म होता है 31 मार्च 2025 को। 4 ऑप्शंस मेरे पास थे। अब आपको ऑप्शन ढूंढने हैं। आपको ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए बच्चों। नो डीड है, पार्टनर फर्म को लोन दे रहा है, तो क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा उसको? 6%। तो बच्चे ने आंसर दिया सर 15,000। परफेक्ट। कैसे? बड़ी सिंपल सी बात है। 5 लाख का लोन है, डीड है नहीं, तो 6% का इंटरेस्ट मिलेगा। लोन कब दिया? 1 अक्टूबर को, तो 6 महीने का मिलेगा, अक्टूबर टू मार्च। तो 30,000 का हाफ 15,000। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आते हैं इस टॉपिक से। सीधा सीधा भी पूछ सकते हैं दैट देयर इज नो डीड अमंग द पार्टनर्स, सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड। 4 ऑप्शन होंगे, 6%, 8%, 10% और नो इंटरेस्ट। सो करेक्ट आंसर इज नो इंटरेस्ट। सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि एमसीक्यूज के लिए कोई स्पेशल बुक नहीं है बच्चों, और ये सारी चीजें सीयूटी में भी आती है। तो एमसीक्यूज के लिए कोई किताब नहीं है बच्चों, राइट? जो आप पढ़ेंगे अपनी बुक से, उसी में से ध्यान से लॉजिक्स को दिमाग में रखो, एमसीक्यूज ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाते हैं। यहां तक बात क्लियर है बच्चों? डन, वेरी गुड। ठीक है, आप बाद में आराम से कॉपी करते रहना, यहां तक बात चलेगी। अब धीरे 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 प्रैक्टिकल्स की तरफ मूव करते हैं।